हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज हम आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12th के लिए है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी देती है ये बच्चों को। क्योंकि ये एक तरीके से इकोनॉमिक हिस्ट्री कहलाती है। ये आपके चैप्टर्स हैं। मैं आपको बता दूं, ये मैं लेटेस्ट एडिशन से पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं एडिशन 21-22 है। तो इसमें से बहुत सी चीज़ें हटी हैं और बहुत सी चीज़ें नई आई हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है वो है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में फोकस क्या रहेगा? द चैप्टर फोकसेस ऑन फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द वे इट सफर्ड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इसमें जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो किस हालत में थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, या जब हम गुलाम थे तब, और कैसे ब्रिटिश सरकार ने हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया। सबसे पहली बात, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी की कॉलोनीज़ बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। यहाँ पर वो कॉलोनी सेक्टर्स में हम पढ़ेंगे कौन कौन से सेक्टर हमारे इंडिया के बर्बाद करे गए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई बच्चा मेरी क्लास 12th की लाइव क्लासेस में एनरोल करना चाहता हो, अकाउंट्स इको बिजनेस किसी एक सब्जेक्ट के लिए करना चाहता हो, तो वन टाइम फीस है 1000 रुपीज़ पूरे साल की, और तीनों सब्जेक्ट में करना चाहता हो तो 2000 रुपीज़ है पूरे साल की। ग्रुप में प्राइवेट के लिए अलग है। अगर आप में से कोई बच्चा ज्वाइन होना चाहे तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ओवरऑल फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। Prior to the British rule, Indian economy was a vibrant and prosperous economy. On the agriculture front, it was a self-contained rural economy where cultivators themselves were the owner of land. ब्रिटिश सरकार से पहले जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो वाइब्रेंट इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर की बात करी जाए तो वो उतना अच्छा खासा बनाते थे जितना उनके काम आए, और वो ओनर होते थे हमारे लैंड का। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था हमारा, वहाँ पर जो हमारे हाथ से बने हुए प्रोडक्ट होते थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते थे, उसकी ज़्यादा डिमांड थी, जिसकी ग्लोबल डिमांड थी, वर्ल्ड वाइड डिमांड थी। सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल काफ़ी ज़्यादा फेमस थे उस समय। बट जब ब्रिटिश सरकार आई तो यहाँ पर हमारा सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद कर दिया, उन्होंने हमारा ब्रिटिश सेक्टर बर्बाद कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद कर दिया। सर कैसे बर्बाद कर दिया, ये हम समझते हैं आगे। कैसे बर्बाद कर दिया ये हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी। सबसे पहला दे रखा है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज़ द वन विच शो लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। स्टैग्नेंट इकोनॉमी हमारी वो इकोनॉमी होती है जो या तो कहीं रुक गई है, फंस गई है, या अगर बढ़ रही है तो काफ़ी धीरे 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 स्लो मोशन में ऐसे बढ़ रही है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडिया नेशनल पर कैपिटा इनकम। हमारी ब्रिटिश सरकार ने कभी भी नेशनल इनकम को या पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने की नहीं सोचा। हाउएवर, दादाभाई नारोजी, विलियम डिग्बे, फिनले श्रीस, VKRV राव एंड RC देसाई, इन्होंने अटेम्प्ट किया इंडिया की नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम निकालने का है। याद रखना बेटा, ये हमारे ये नाम जो दे रखे हैं आपको याद होने चाहिए कि किन्होंने हमारे इंडिया की नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था। मोस्ट ऑफ द एस्टिमेट रिवील्ड दैट द कंट्री ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century वाज लेस देन 2% एंड ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर वाज 0.5%। जो हमारा एस्टिमेशन आया 20th सेंचुरी के हिसाब से, जो हमारा एस्टिमेशन था वो 2% कम था नेशनल इनकम में, और 0.5% हमारा पर कैपिटा इनकम में। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था लोगों का वो काफ़ी लो था। एपिडेमिक्स आते रहते थे, फैमिलीज़ आती रहती थी, वो मतलब भुखमरी, लोग 2 वक्त तक खाना नहीं खा पाते थे। फिर आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वॉज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब जहाँ पर हमारा जो इनकम है वो काफ़ी कम है, उस इनकम की वजह से हम अच्छा खा नहीं पाते, अच्छा पहन नहीं पाते,
जैसे मैं बात करूँ 1947 से 48 की, तो पर कैपिटा जो इनकम थी वो 230 रुपये थी, 230। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे वो गरीब थे। विदाउट सफिशेंट फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, उन पे अच्छे से खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको बर्बाद कर दिया गया था, जिसकी वजह से बेरोजगारी और बढ़ गई। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटिंग द इंडियन इकोनॉमी एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड, हमारे इंडिया में उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे। वर्किंग पॉपुलेशन का करीब करीब 72% हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता था, और उसका 50% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो पाता था, ये आपको याद रखना है ना। फिर ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, prior to the British rule, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वॉज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट। ब्रिटिश सरकार के आने से पहले जो हमारा हमारा इंडिया था, वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स काफ़ी अच्छी मात्रा में बेचा जाता था, बट इट वाज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय बाय द डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसी। अब उसको बर्बाद कर दिया गया बाय डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। सर कैसे बर्बाद किया? ब्रिटिश सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंडिया से ब्रिटेन के अलावा कहीं और जाता है तो उस पर हैवी टैरिफ दे दिया जाता था, जिससे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता था, तो बाहर ना भेजा जा सके। और ब्रिटिश सरकार से बना बनाया गुड्स यानी कि मशीन मेड गुड्स इंडिया आता था ड्यूटी फ्री, उस पर कोई टैक्स नहीं था, जिसकी वजह से जो हमारा हैंडीक्राफ्ट का मार्केट था वो एकदम ख़त्म हो गया। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्मॉल स्केल कॉटन इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट रून्ड, हैवी इंडस्ट्री शोड अ ब्लीक ग्रोथ, एंड फॉर द बल्क ऑफ कैपिटल गुड रिक्वायरमेंट वी वर डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, कॉटन इंडस्ट्री थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी उनमें थोड़ी बहुत ही ग्रोथ हुआ करती थी, और जो कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स यानी कि जिससे हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके लिए हम ब्रिटेन पर डिपेंड थे, वही हमारे पास नहीं था। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, द कंट्री वाज हैवीली डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट पर्टिकुलरली फॉर मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी कंट्री थी वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड थी इम्पोर्ट के लिए बाहर से, क्योंकि हमारे पास मशीनरी नहीं हुआ करती थी। आर्म फोर्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिपेंड हैवीली ऑन फॉरेन इम्पोर्ट फॉर मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। जो हमारे आर्म फोर्सेस होती थी, आर्मी के सामान होते थे, वो भी हम विदेश कंट्री पे ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। बिसाइड्स सेवरल कंज्यूमर गुड्स जैसे स्विंग मशीन, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसिकल, ये भी हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, बाहर डिपेंड थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेज। जब हम आज़ाद हुए थे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे विलेजेस में रहते थे। इन 1948 सिर्फ 14% ऐसे थे, पूरी पॉपुलेशन में 14% ऐसे लोग थे जो अर्बन एरियाज़ में थे, और 86% ऐसे थे जो रूरल एरिया में थे। रूरल एरियाज़ में फिर क्या होता था, उनको काफ़ी ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी होती थी वो नहीं मिल पाती थी, वो एग्रीकल्चर से दूर थे। फिर आता है लास्ट सेमी फ्यूडल इकनॉमी। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारी इकनॉमी थी वो ना ही फ्यूडल थी ना ही कैपिटलिस्ट थी, यानी कि ना ही ओपन इकनॉमी थी ना ही कैपिटल इकनॉमी थी, मिक्स इकनॉमी थी। मिक्स इकनॉमी को हम सेमी फ्यूडल इकनॉमी कहते हैं। सच इकनॉमी हैड द मिक्सचर ऑफ फ्यूडल इकनॉमी और कैपिटल, यानी कि जिसमें सरकार का भी इंटरवेंशन रहता है, सरकार भी डिसाइड करती है और गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है। फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्शन लीड टू बैकवर्डनेस। अब इससे क्या हुआ, इससे हमारा प्रोडक्शन लो हुआ और लो प्रोडक्शन से हम बैकवर्ड एरिया में आ गए। तो ब्रीफली वी कैन स्टेट दैट ऑन द एंड ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर हम देखें तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी थी वो काफ़ी लो लेवल पर थी। इट वाज डेवलप ओनली टू एक्सटेंड इट कुड सर्व द कॉलोनी इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इससे काम उतना करवाया जाता था जिससे ब्रिटिश सरकार का भला हो सके। इफ़ रेलवे, पोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राम वर डेवलप, दिस वाज टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ कॉलोनियल एक्सपोर्टेशन। इंडिया में रेलवे आया, पोर्ट्स आए, पोस्ट एंड टेलीग्राम आए, लेकिन ये सिर्फ ब्रिटिश सरकार के आने जाने, सामान वगैरह आने जाने के लिए। तो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, अब बात करते हैं स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर की। तो यहाँ से हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, और ये भी समझेंगे कि कैसे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बर्बाद किया। वीडियो पसंद आई, यहाँ तक आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
डाउट आया तो पूछिएगा, वरना व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं।